Welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने रीड किया था फाइलम एनालिडा और आज की क्लास में स्टडी करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, यानी कि किंगडम एनिमेलिया में जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास है, उसे बोलते हैं क्लास इंसेक्टा। वो क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास माना जाता है। 2/3 जो टोटल एनिमल्स हैं, यानी कि इस ऑन द अर्थ या इस बायोस्फीयर में जो टोटल एनिमल्स हैं उनमें 2/3 एनिमल्स इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स हमको हर जगह दिखेंगे, सॉइल पर दिखेंगे, they will be seen in the water, in the marine water, in the fresh water, in the air। ये हर जगह होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि दे आर यूबिक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन। यूबिक्यूटस हम कहते हैं उन एनिमल्स को जो पूरी बायोस्फीयर में रहते हैं, हर जगह रहते हैं बायोस्फीयर में, और कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं जो हर एक कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। सपोज जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर एक कॉन्टिनेंट में इन एनिमल्स को देखा जाता है। सो वी विल रीड देयर जनरल कैरेक्टर्स वन बाय वन। सो सबसे पहले हम इनका जनरल कैरेक्टर्स यहां पे मैं लिखना पसंद करूंगा। इनको क्यों नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा? आर्थो मींस जॉइंट, जॉइंट, और पोडा मींस फीट, यानी कि दे हैव अ जॉइंट फीट, जॉइंटेड लेग्स। इनके जो अपेंडेज है, इनके जो लेग्स है वो जॉइंटेड होते हैं। इफ आई विल शो यू द डायग्राम, टेक फॉर एग्जांपल, ये इनकी एक अपेंडेज है, ये इनका दूसरा। देखिए इन दो के बीच में यहां पे जॉइंट है, इन दो पार्ट्स ऑफ द लेग्स के बीच में जॉइंट है, और यहां पे एक और जॉइंट। सो इनके जो अपेंडेज है दे आर जॉइंटेड, इसलिए इनको नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। सो हम इनको क्यों कहते हैं आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा इसलिए कहते हैं बिकॉज़ दे हैव जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेज। सो वी विल स्टार्ट देयर जनरल कैरेक्टर्स। हम पहला कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे इनके हैबिटेट्स। हैबिटेट, तो हैबिटेट में हम क्या मेंशन करना पसंद करेंगे? हैबिटेट में देखेंगे कि ये रहते कहां है। तो याद रखिए बेटा, मैंने अभी आपको बोला दे आर यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। So they are ubiquitous and cosmopolitan. What is ubiquitous? Ubiquitous हम कहते हैं उनको found in biosphere, found in whole biosphere, यानी कि ये पूरे बायोस्फीयर में रहते हैं। And what do we mean by cosmopolitan? Cosmopolitan हम कहते हैं उसको जो all continents में देखा जाता है, present in all continents। सो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सारे कॉन्टिनेंट्स में ये रहता है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, मैंने आपको कहा कि ये हर जगह देखे जाते हैं। दे आर यूबिक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये पूरे बायोस्फीयर में रहते हैं, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। तो जब हम इनको देखते हैं, ये सॉइल में भी रहते हैं, दे आर बी सीन ऑन द सॉइल। ये लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, वाटर में ये फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर, और ये मरीन में भी है, यानी कि सलाइन वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, सो दे आर एरियल, इनमें जो इंसेक्ट्स है दे आर एरियल। ठीक है, सो ये हर जगह पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको वर्ड यूज किया यूबिक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन। और मैंने आपको पहले भी इसे स्टार्ट में ही बोला कि ये फाइलम जो है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि पूरे किंगडम एनिमेलिया में जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है या जिसके सबसे ज्यादा स्पीशीज है वो इसी फाइलम के है। और इस फाइलम में जो सबसे क्लास है, क्लास इंसेक्टा, जो सबसे लार्जेस्ट क्लास माना जाता है। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो मैंने पहले ही बोला, हमने शायद फाइलम एनालिडा से स्टार्ट किया था कि दे हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको वहां पे भी बोला था कि एनालिडा ऑनवर्ड्स सारे एनिमल जो है वो ऑर्गन सिस्टम के बने हैं, इवन फ्रॉम द निमेटोहेलमिन्थ यानी कि एस्केलमिन्थीज से अगर हम देखेंगे वो सारे किस चीज के बने हैं, ऑर्गन सिस्टम के। सो यहां पे आपको ये जबानी याद रखना होगा कि फाइलम निमेटोहेलमिन्थ या फाइलम एनालिडा ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है, जितने भी फाइलम्स है, जितने भी क्लास है, वो सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो एनिमल्स है फाइलम ऑर्थोपोडा में, ये किस चीज के बने हैं, ये बने हैं ऑर्गन सिस्टम के। नेक्स्ट वी विल सी बॉडी प्लान। बॉडी प्लान यानी कि इनकी बॉडी किस प्लान पे बनाई गई है, क्या सा डिजाइन है। तो इनकी जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। देखिए आपको याद रखना होगा निमेटोहेलमिन्थ से ऑनवर्ड सारे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। व्हाट्स अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? एक ट्यूब शेप की शेप होती है जिनमें दो एपर्चर्स होते हैं, दो ओपनिंग्स होते हैं, एक होता है माउथ और दूसरा होता है एंड्स, यानी कि इंजेक्शन के लिए इनके पास अलग का ओपनिंग है और इंजेक्शन के लिए इनकी अलग ओपनिंग है। लेकिन ये याद रखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, दैट आई टोल्ड यू कि जो ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान है ये दो तरह का है, एक होता है प्रोटोस्टोम्स, दूसरा होता है डिटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स मैंने कहा था कि जब पहली ओपनिंग यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब पहली ओपनिंग बनती है और वो ओपनिंग डेवलप होगी माउथ में, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम मींस माउथ, और जिनकी यानी कि जिन एनिमल्स में पहली ओपनिंग माउथ होगी उनको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। इसका अपोज यानी कि जब दूसरी ओपनिंग माउथ बनेगी उनको बोलते हैं डिटेरोस्टोम्स। तो एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्क जो है ये सारे क्या है, प्रोटोस्टोम्स। तो यहां मैं मेंशन करूंगा कि जो फाइलम ऑर्थोपोडा है वो है प्रोटोस्टोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोस्टोम्स? यानी कि इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पहली ओपनिंग डेवलप होती है वो माउथ में कन्वर्ट होती है। उसके बाद बॉडी प्लान के बाद बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री देखिए, जो फाइलम ऑर्थोपोडा है दे आर सिमेट्रिकल, यानी कि हम इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यू रिमेंबर द कॉकरोच, जो आगे आपको पढ़ना है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में। तो अगर हम कॉकरोच को डिवाइड करेंगे, हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहां पे है थ्रू हाउ मेनी प्लेन्स। तो अगर हम उसको थ्रू वेरियस प्लेन्स से डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। If we can divide it into two equal parts by two planes, we call it biradial symmetry. लेकिन अगर हम कॉकरोच को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, और जो दो इक्वल पार्ट्स है वो होंगे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड सिर्फ एक प्लेन से हम उसको डिवाइड करेंगे, we call it as bilateral symmetry। तो आपको पता ही है कि जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, फाइलम ऑर्थोपोडा को हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, और जो उसके दो इक्वल पार्ट्स है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, और यहां पे सिर्फ एक ही प्लेन से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। सो वी कैन से दे हैव अ रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री। सो इनकी जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, फिफ्थ, जर्म लेयर्स, यानी कि इनकी बॉडी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी लेयर्स से डेवलप हुई है? 3 लेयर्स से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयर आर 3 जर्म लेयर्स, यानी कि 3 जर्म लेयर्स से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 6, बॉडी कैविटी। जो आर्थ्रोपोड्स है लाइक एनालिडन्स, दे आर ट्रूली सीलोमेट्स। ट्रूली सीलोमेट्स यानी कि इनकी जो बॉडी में बॉडी कैविटी है,
इनमें जो बॉडी कैविटी है वो बनती है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इनको बोलते हैं शीज़ोसिनोम। शीज़ोसिनोम यानी कि दे आर सीलोम्स, इनमें बॉडी कैविटी है लेकिन वो बॉडी कैविटी शीज़ोसिनोम की टाइप है। व्हाट डू यू मीन बाय शीज़ोसिनोम? मींस क्या वो बनेगी ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म और ड्यू टू इनवैजिनेशन ऑफ मेसोडर्म। अगर वो बनी है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, वी कॉल एज अ शीज़ोसिनोम। नेक्स्ट, बॉडी वॉल, जिसे हम एक और नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। तो अगर हम पूरे फाइलम आर्थ्रोपोडा को देखेंगे, स्पेशली द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा, जो जमीन पर रहने वाले आर्थ्रोपोडन्स हैं, इनकी जो बॉडी कवरिंग है, इनकी जो बॉडी वॉल है, वो बना है काइटिन का। काइटिन यानी कि जो आर्थ्रोपोडन्स हैं, इनकी जो बॉडी वॉल है वो बना है काइटिन का। जो काइटिन है एक्ट करता है एज एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। सो अगर मैं ये कहूंगा, मैंने यहां पर लिखा है बॉडी वॉल, जो आर्थ्रोपोडन्स है इनका बॉडी वॉल काइटिन का बना है। काइटिन ठीक होता है, टफ होता है और नॉन लिविंग होता है, ये एक्ट करता है एज एन एक्सोस्केलेटन। ये एक सबसे एवोल्यूशनरी फीचर है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, खासतौर पर क्लास इंसेक्टा का, क्योंकि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा तक सब एनिमल्स कहां रहते थे? पानी में, लेकिन क्लास इंसेक्टा या हम कह सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में दो क्लास ऐसे हैं, जैसे क्लास अरेक्निडा एंड क्लास इंसेक्टा, जो कहां पे रहते हैं? ऑन द लैंड। जब वो जमीन पे रहने लगे तो इनका जो एवोल्यूशनरी फीचर है वो इनका बॉडी वॉल, इनका बॉडी वॉल जो है उसको रखा गया है किस चीज का? काइटिन का बनाया गया। जो काइटिन है इसकी वजह से जो बॉडी वॉल है वो ठीक हो जाता है, हार्ड होता है, टफ होता है, जिससे अंदर का बॉडी का फ्लूइड बाहर नहीं आ सकता है और बाहर का फ्लूइड इनके अंदर ही जा सकता है, जिसकी वजह से वो इजीली इवॉल्व हो गए। कहां पे? ऑन द लैंड। यानी कि अगर स्पाइडर्स को देखेंगे, स्कॉर्पियंस को देखेंगे, मिलिपीड्स को देखेंगे, जुलिस को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, एरेक्निडल्स हैं या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो जमीन पर रहते हैं, लेकिन उनको जमीन पे जो उनकी एवोल्यूशन है, वो जो जमीन पे हम कह सकते हैं वो सक्सेसफुली रहने लगे, उसका रीजन ये है कि उनकी बॉडी का वॉल जो है वो बना है काइटिन का। इस काइटिन की वजह से क्या है? उनकी जो आउटर कवरिंग है, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्ट्रांग हो गया, वो हार्ड हो गया, जिसकी वजह से बॉडी के इनसाइड जो वाटर है, बॉडी के इनसाइड जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं आ सकता है, और बाहर का फ्लूइड सपोज वाटर वो इनके बॉडी के अंदर नहीं चला जा सकता है। सो इसकी वजह से ये जो लैंड पे सक्सेसफुली इवॉल्व हो गए, तो कहा जाता है कि जो काइटिन है ये इसके एक रीजन है एवोल्यूशनरी सक्सेस का। कभी कभी नीट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, कि वो जमीन पर रहते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर बॉडी वॉल, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर काइटिन। सो काइटिन की वजह से वो इजीली सक्सेसफुली रहने लगे। कहां पे? ऑन द लैंड। आप इतने चीजें नोट कीजिए, इसके बाद और कैरेक्टर्स हम रीड करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स पॉइंट नंबर 8, वो है इनका बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म, इससे पहले हमने इनका देखा था बॉडी वॉल, अब हम देखेंगे बॉडी शेप या बॉडी फॉर्म। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, मैंने आपको पहले भी बोला, इन्हें हमने नाम क्यों दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा यानी कि दे हैव जॉइंटेड लेग्स, सो वी कैन से दे हैव जॉइंटेड फीट, जॉइंटेड फीट, ठीक है। इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, यानी कि इनमें जो बॉडी है एक्सटर्नल, इंटरनल का कोई सेगमेंटेशन नहीं है, दे हैव एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। वन मोर, इनकी जो बॉडी है दैट्स डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। दे हैव अ हेड, दे हैव थोरैक्स and they have abdomen, no tail. So इनकी बॉडी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इनकी कोई इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। एक क्लास ऐसा है
जो इनमें जिसमें आता है पेरिपेटस, जो एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। दे हैव अ जॉइंटेड फीट, यानी इनके जो लेग्स है या इनके जो अपेंडिक्स है या इनके जो फीट है दे आर जॉइंटेड, इसलिए इनको नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। इनकी जो बॉडी फॉर्म है दो तीन चीजों की बनी है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड और थोरैक्स है इसे कुछ क्लास में ये जॉइंटेड है, फ्यूज्ड है, कुछ क्लास में हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड है, जिसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स। So remember, it's a very important point कि कुछ फॉर्म्स में हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड है, जिसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, और कुछ क्लास में हेड अलग, थोरैक्स अलग है, एब्डोमेन अलग। So body form में jointed feet, external segmentation, and they have three parts of the body: head, thorax, and abdomen. In some cases, the head and thorax are fused, known as cephalothorax. Next, digestive system. Digestive system. देखिए बेटा, इनका जो डाइजेस्टम है वो हमने पहले ही कहा है, इनमें ट्यूब विद टू बॉडी प्लान है, तो डाइजेस्टम कंप्लीट होगा। So we can say they have a complete alimentary canal. Alimentary canal is complete with digestive glands, यानी कि इनके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है, जिनमें एंजाइम्स होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ देयर फूड। इनके डाइजेस्टम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है: फोरगट, then midgut, and then hindgut. So they have three parts of their alimentary canal. One is foregut, second one is midgut, and the third one is hindgut. Foregut, midgut, and hindgut. Next, circulatory system. देखिए, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ओपन टाइप। अगर आपको याद होगा ओपन टाइप, देखिए जब हमने एनालिडा पढ़ा था, एनालिडा में हमने कहा था क्लोज सर्कुलेशन एक्सेप्ट लीच। हिरुडीनिया जो है क्लास हिरुडीनिया, उसमें एक था लीच जिसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। तो यहां पे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इन सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, इनमें क्लोज सर्कुलेशन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन टाइप? यानी कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, इनके अंदर आर्टरीज या वेन्स नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो होगा। इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो साइनस में फ्लो होता है या लेक्यूने में फ्लो होता है, कैविटीज में फ्लो होता है। तो यानी कि इनका ब्लड जो वो ओपन होता है, कैविटीज में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनकी जो बॉडी कैविटी है उसी में ब्लड होता है, उसको बोलते हैं हीमोसील। हीमोसील, हीमोसील किसे बोलते हैं? ब्लड फिल्ड कैविटी। यानी कि इनका जो ब्लड है दैट्स फिल्ड, ब्लड फिल्ड कैविटी, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी है उसी में ब्लड होता है, जिसे बोलते हैं हीमोसील। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि इनके ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं है, जिससे इनका ब्लड क्या होता है? कलरलेस, यानी कि इनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इनके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, हीमो मींस ब्लड, लिम्फ मींस दैट्स कलरलेस, व्हाइट होता है। सो इनके ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, यानी कि कलरलेस ब्लड। लेकिन एक्सेप्ट इनमें क्लास है, उसका नाम है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियन एक क्लास है जिसमें पाया जाता है हीमोसायानीन। Hemocyanin is a very important regarding your NEET. I will put a star, 2 star here, so that you will remember it for your NEET examination. जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उनमें ओपन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनमें क्लोज सर्कुलेशन ही है। इनका जो ब्लड है वो ब्लड कैविटीज में फिल होता है, दैट्स नॉट इन द ब्लड वेसल्स।
तो इनके ब्लड कैविटी, इनके कैविटी जिसमें ब्लड होता है उसको बोलते हैं हीमोसील। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, इसलिए इसके ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, लेकिन एक क्लास है उसको हम बोलते हैं क्रस्टेशियन, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं हीमोसायानिन, जो ब्लू कलर का होता है, जो ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है ब्लू कलर का? क्योंकि उसमें होता है कॉपर, Cu2 पॉजिटिव, उसमें होता है कॉपर, उसी कॉपर की वजह से वो कलर क्या होता है ब्लू। तो रिमेंबर क्रस्टेशियन में जो हीमोसायानिन होता है वो एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसका कलर क्या होता है ब्लू कलर होता है। उसी ब्लू कलर की वजह से जो हम कह सकते हैं उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, बिकॉज उसमें कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट विल मूव टू द, अब हम इनका रेस्पिरेशन और इनका एक्सक्रीशन देखेंगे। उसके लिए मैं इनका जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक टेबल बना दूंगा, सो यू विल रिमेंबर देयर रेस्पिरेटरी पार्ट्स एंड देयर सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। सो विल राइट 11th और 12th पॉइंट जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और इनका सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, इसके लिए आई विल मेक ए टेबल। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास, यहां से देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और यहां से देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ध्यान से देखिए बेटा, हम देखेंगे इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि 11th और 12th पॉइंट हम एक साथ देखेंगे। सो पहला क्लास हम देखेंगे क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में प्राण आता है, प्राण। इनका जो रेस्पिरेटरी है वो है ब्रांकियल गिल्स, ब्रांकियल गिल्स। उसी से यानी कि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ब्रांकियल गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या है? एंटीना ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, यानी कि इनके बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक एंटीनरी ग्लैंड्स और दूसरा ग्रीन ग्लैंड्स। उसी से ये करते हैं एक्सक्रीशन। सो याद रखिए जो क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस में क्या है, उसमें एक एग्जांपल है प्राण, उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ब्रांकियल गिल्स, और उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एंटीना ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। सेकंड, एरेक्निडा। एरेक्निडा ये दूसरा क्लास है जिसमें स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। बुक लंग्स, जिस तरह बुक के पेजेस होते हैं उसी पैटर्न का गिल्स और लंग्स होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। तो यानी कि एरेक्निडा जिसमें आता है स्पाइडर या स्कॉर्पियन, उनमें जो रेस्पिरेशन है वो होती है बिकॉज ऑफ बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। और इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है कोक्सल ग्लैंड्स, कोक्सल ग्लैंड्स। सो रेस्पिरेशन होती है किससे? बुक गिल्स और बुक लंग्स से, और एक्सक्रीशन होता है किससे? विद द हेल्प ऑफ कोक्सल, COXAL, कोक्सल ग्लैंड्स। थर्ड क्लास जो इंपॉर्टेंट क्लास है दैट्स इंसेक्टा, जिसमें कॉकरोच आता है,
तो इंसेक्टा में ट्राकियल ट्री है, ट्राकियल ट्री है जो सबसे बेस्ट माना जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्राकियल ट्री है। उसी से होता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। So they do excretion with the malphigian tubules and they do respiration with the tracheal tree. इंसेक्टा जो है क्लास इंसेक्टा है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्राकियल ट्री और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। हमने आपको, क्योंकि इनमें 7 क्लास है लेकिन ये 3 क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रस्टेशियन की प्राण, उनमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू ब्रांकियल ऑर्गन्स, ब्रांकियल गिल्स, और उनमें एक्सक्रीशन होती है थ्रू एंटीने ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स। उसके बाद सेकंड क्लास है एरेक्निडा जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियंस आते हैं। बुक गिल्स और बुक लैंड्स से उनकी होती है रेस्पिरेशन और कॉक्सल ग्लैंड से होती है उनकी एक्सक्रीशन। उसके बाद है क्लास इंसेक्टा, उनमें ट्राकियल ट्री से होता है रेस्पिरेशन और हम कह सकते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है उनका एक्सक्रीशन। एक्वेटिक फॉर्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट्स अमोनिया। किनकी बात कर रहा हूं मैं? एक्वेटिक फॉर्म की, यानी कि दोज ऑर्थ्रोपोड्स जो एक्वेटिक है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अमोनिया लाइक क्रस्टेशियंस, और यूरिया है। किनकी हम बात करेंगे? यूरिया या यूरिक एसिड जो टेरेस्ट्रियल है, जो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि टेरेस्ट्रियल की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो यूरिया या यूरिक एसिड है, और जो एक्वाटिक है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। यहां थोड़ी जगह है, सो आई विल प्रोवाइड वन मोर सेंटेंस। अब हम इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो बना है नर्व रिंग का, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड जो हमने एनालिडा में देखा, जो नर्व कॉर्ड है वो है डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड है, यानी कि इनका जो नर्व सिस्टम है वो बना है नर्व रिंग का एंड नर्व कॉर्ड का। जो नर्व कॉर्ड है वो डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, जैसे हमने एनालिडा में देखा है। एनालिडा में भी नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड था, तो यहां पे जो ऑर्थ्रोपोड्स है इनमें भी बिल्कुल सिमिलर नर्व सिस्टम है जो एनालिडा में है, जो बना है नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम और कैरेक्टर्स देखेंगे। नाउ नेक्स्ट 14, that is the sense organs. Sense organs. तो जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है इनमें सेंसरी ऑर्गन्स है। अगेन आई विल मेक द टेबल। इनमें जो है 4 तरह के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स, पहला है, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन जो है दैट्स एंटीना। विल स्टार्ट सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, और यहां देखेंगे इनके फंक्शंस। तो पहले हम देखेंगे एंटीना। एंटीना ये क्या हेल्प करता है? इट परसीव्स स्मेल, यानी कि ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्फैक्टरी ऑर्गन? जो हेल्प करता है ऑल्फैक्शन में, स्मेलिंग में, तो ये हेल्प करता है स्मेलिंग में। सेकंड,
दैट्स आई, जिन्हें हम बोलते हैं ओसीलाई, दैट्स मेंट फॉर विजन। उसके बाद है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई ये हेल्प करता है अगर सपोज सबसे डिम लाइट हो, यानी कि ये हेल्प करता है इट परसीव्स स्लाइट मूवमेंट, यानी कि अगर मामूली से भी छोटी बारीक मूवमेंट होगी वो भी ये परसीव करता है इन डिम लाइट, परसीव स्लाइट मूवमेंट इन डिम लाइट। और इसको हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर, यानी कि अगर इसको जरा भर भी भनक पड़ेगी कि देयर इज डेंजर, खतरा है, तो इसको हेल्प करता है भागने में, क्योंकि ये जो कंपाउंड आई है इसको हेल्प करता है इन इस चीज में कि कहीं पे डेंजर तो नहीं, इस चीज में इसको हेल्प करता है। नेक्स्ट फोर्थ, दैट स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट ये एक्ट करता है एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग। ये सिर्फ होता है एक्वाटिक फॉर्म्स में। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, we have got a 4 sensory organs in phylum Arthropoda. First one is antenna, ये हेल्प करता है इसको स्मेलिंग में, olfactory organ। उसके बाद आई, ये हेल्प करता है उसको विजन में। उसके बाद एक कंपाउंड आई, इसको हेल्प करता है इन परसीविंग द स्लाइटेस्ट मूवमेंट इन द डिम लाइट, यानी कि जब अंधेरा होगा या डिम लाइट होगी उस वक्त इसको हेल्प करता है। और अगर जरा भी कहीं पे डेंजर होगा, खतरा होगा, तो इसको हेल्प करता है वहां से भागने में। और स्टैटोसिस इट्स अ ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, यानी कि इसको हेल्प करता है बैलेंस करने में, कहां पे, इन द एक्वाटिक फॉर्म्स। ये थे सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट विल मूव नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्लास इंसेक्टा है फाइलम ऑर्थोपोडा में, उनमें हाईली वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है। उनमें देखा गया है कि उनमें होते हैं सेक्रीट विच सेक्रीट हार्मोन्स लाइक इक्डाइजोन, ECDYSONE, इक्डाइजोन, जो उसको हेल्प करता है इक्डाइज। व्हाट इज इक्डाइज? शेडिंग, यानी कि जो अपनी स्किन है उसको शेड ऑफ करते हैं नई स्किन बनाने के लिए। ये अक्सर होता है, अगर आप एग्जांपल देखोगे बोमिक्स मोरी यानी कि सिल्क वर्म में जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, जब वो मोल्ड होता है, मेटामॉर्फाइज होता है फ्रॉम स्टेज फर्स्ट टू स्टेज सेकंड टू स्टेज थर्ड टू स्टेज फोर्थ, तो वहां पे उनमें होती है इक्डाइज यानी कि शेडिंग ऑफ स्किन। वो होता है डेवलप ऑफ ए हार्मोन नोन एज इक्डाइजोन। और एक और है उसे बोलते हैं मोल्टिंग हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन। ये हेल्प करता है इन मेटामॉर्फोसिस, ये हेल्प करता है इन मेटामॉर्फोसिस। से बोलते हैं, मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा, मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन, ये मोल्टिंग हार्मोन क्या होता है? ये लार्वा को हेल्प करता है इन मेटामॉर्फोसिस। या मैंने अभी आपको बोला कि जो सिल्क वर्म होता है उसके लार्वा में स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। सो जब सिल्क वर्म का लार्वा फर्स्ट स्टेज से जाता है सेकंड स्टेज में, सेकंड से जाता है थर्ड स्टेज में, थर्ड से जाता है फोर्थ स्टेज में, या जब एक लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में यानी कि बाय मेटामॉर्फोसिस, उस वक्त ये मोल्टिंग हार्मोन उसको हेल्प करता है, जुवेनाइल हार्मोन। कुछ इंसेक्ट जो है दे सेक्रीट सेक्स फेरोमोन्स, जिससे वो अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द सेक्स, फॉर द कॉपुलेशन, लाइक हनी बीज, जिनमें एक स्पेशल डांस, एक स्पेशल कम्युनिकेशन होता है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर को। या अगर आप देखोगे एंट्स, हाइमेनोप्टेरा, या अगर आप देखोगे जो एंट्स है वो सेक्रीट करते हैं कुछ केमिकल जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द जो उनके कॉलोनी में होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दैट मीन्स
जो फाइलम ऑर्थोपोडा है उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स एंड सेक्स फेरोमोन्स। जो हार्मोन्स है इक्राइजोन वो हेल्प करता है इक्राइसिस। व्हाट इज इक्राइसिस? एज शेडिंग ऑफ स्किन। इक्राइसिस शेडिंग ऑफ स्किन। या एक हार्मोन है मोल्टिंग हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन जो हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस। और देयर आर सेक्स फेरोमोन जो हेल्प करता है अट्रैक्टिंग देयर पार्टनर्स। बाद हम देखेंगे इनका रिप्रोडक्शन। इनमें जो सेक्सेस है वो है सेपरेट, यानी कि मेल फीमेल सेपरेट है। रिप्रोडक्शन इनके जो सेक्सेस है वो है सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्स जो है सेपरेट, मेल और फीमेल अलग है। दे आर यूनिसेक्सुअल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है दैट्स नॉर्मली वो इनडायरेक्ट है। कुछ में डायरेक्ट भी है और कुछ में इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ में इनडायरेक्ट है, जिनमें इनडायरेक्ट है वहां पे लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज है। कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में रिपीट कर रहा हूं रिप्रोडक्शन में what sex is separate या यूनिसेक्सुअल। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहां मैंने डायरेक्टली लिखा डेवलपमेंट, नोट्स पे आपको डेवलपमेंट एक अलग पॉइंट मिलेगा वहां पे। यहां पे डेवलपमेंट या तो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। कुछ में इनडायरेक्ट कुछ में डायरेक्ट। जिनमें इनडायरेक्ट है उसमें लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे होती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। What do you mean by metamorphosis? Metamorphosis means जब एक लार्वा कन्वर्ट होगा एडल्ट में, यानी कि जब एक लार्वा फॉर्म कन्वर्ट होगा एडल्ट स्टेज में, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस होती है ड्यू टू मोल्टिंग हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन जो भी मैंने कहा। तो यहाँ पे कुछ ऑर्थोपोडल्स में लार्वा स्टेज है जहां से एक डेवलपमेंट इंटर स्टेज से कन्वर्ट होती है एडल्ट में। तो अगर हम देखेंगे यहां पे 4 तरह के मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद हम देखेंगे हम बनाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। सेवनटीन्थ है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स टाइप्स। And its types। तो मेटामॉर्फोसिस में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है। इसके लिए टेबल हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखेंगे टाइप। यहां पे देखेंगे कौन सा यहां पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहां पे स्टेज देखेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ए मेटाबॉल। ए मेटाबॉल। ए मेटाबॉल हम उसको कहते हैं when there be no metamorphosis। When there be no metamorphosis, जब कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी हम उसको कहते हैं ए मेटाबॉल। वहां पे एग होता है, एग से लार्वा, लार्वा से डायरेक्ट एग आउट, तो इसे हम बोलते हैं ए मेटाबॉल। एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। तो यहां एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। सो ए मेटाबॉल एंड देयर बी नो मेटामॉर्फोसिस। जो ये लार्वा है बिल्कुल रिजेंबल करता है एडल्ट के साथ, सो इसको हम बोलते हैं ए मेटाबॉल। एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। दूसरा है इनकम्प्लीट। यहां सीधे मैं लिखूंगा इसको यहां पे ओरो मेटाबॉल मींस इनकम्प्लीट।
metabolic. What's porometabolic? That's incomplete metamorphosis. इसमें क्या होता है? इसमें एग से निकलता है लार्वा, या उसे बोलते हैं निम्फ, NYMPH, ये विंगलेस होता है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है एडल्ट टू विंग्ड होता है, और फिर ये एग में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई या मेफ्लाई। उसके बाद है हेमीमेटाबॉल्स या हेमीमेटाबॉल्स। इसमें क्या होता है? इस हेमीमेटाबॉल्स में ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आता है एग कन्वर्ट होता है नएड, इसको बोलते हैं NAIAD, नएड लार्वा। ये जो नएड लार्वा है ये नॉन एक्वाटिक होता है, सॉरी ये एक्वाटिक होता है, सॉरी एक्वाटिक होता है। ये कन्वर्ट होता है एडल्ट में, एडल्ट होता है नॉन एक्वाटिक, और फिर एडल्ट कन्वर्ट होता है एग में। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या क्या है? कॉकरोच है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद है एक और यहां पे next I will write it here. उसे बोलते हैं हेमीमेटाबॉलिक। के बाद आता है होलोमेटाबॉलिक। ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। इसमें क्या होता है? इसमें एग होता है, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा से बनता है कोकून, जिसे बोलता है प्यूपा स्टेज भी, और फिर वहां से बनता है एडल्ट, और एडल्ट से वापस बन जाता है एग। तो ये बटरफ्लाईज में इसकी जो एग्जांपल है वो है बटरफ्लाई, या इसकी एग्जांपल है हनी बीज या मस्कीटोज। इसकी एग्जांपल है बटरफ्लाईज, मस्कीटो या ग्रास कूपर। सो होलोमेटाबॉलिक, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा से कोकून और प्यूपा स्टेज, उसके बाद एडल्ट। ये चार तरह के मेटामॉर्फोसिस देखे जाते हैं किन में? ये देखे जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आई विल अगेन मेंशन, पहला जो है दैट्स एमेटाबॉलिक। एमेटाबॉलिक में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, एग से डायरेक्ट कन्वर्ट लार्वा बिल्कुल रिजेंबल होता है एडल्ट में। एग्जांपल है सिल्वरफिश। पोरोमेटाबॉलिक इज एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग से बनता है लार्वा, इसको बोलते हैं निम्फ, ये बिल्कुल विंगलेस होता है, ये कन्वर्ट होता है एडल्ट में जो विंग्ड होता है, ड्रैगन फ्लाई और मेन फ्लाई। उसके बाद है हेमीमेटाबॉलिक, इसमें क्या होता है? एग जो है वो कन्वर्ट होता है नए जो है ये एक्वाटिक लार्वा होता है, लेकिन जब इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है ये कन्वर्ट होता है एडल्ट में जो नॉन एक्वाटिक होता है। एग्जांपल है कॉकरोच। उसके बाद है होलोमेटाबॉलिक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एग होता है, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा से कोकून और प्यूपा स्टेज, और प्यूपा से कन्वर्ट होता है एडल्ट। और इसमें एग्जांपल है बटरफ्लाई, मस्कीटो और ग्रास कूपर। These were the four types of metamorphosis that were seen in the phylum Arthropoda. एक और चीज याद रखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइलम आर्थ्रोपोडा में पेरेंटल गियर भी देखा गया है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो होता है पेरेंटल गियर भी देखा गया है,
एंड वन मोर इज दिस इंपॉर्टेंट, इनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। एक तो होता है पेरेंटल केयर देखा गया है और दूसरा है पार्थिनोजेनेसिस। अगर आपको याद होगा या आपको 12th में भी पढ़ता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, हनी बीज जो है इसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका। जो हनी बीज होती है, जो हनी बी की फीमेल होती है, क्वीन होती है, वो डिप्लॉयड होती है, और जो हनी बीज का जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो जो हनी बी की क्वीन है वो 2 एग्स देती है बाय मियोसिस। एक एग में होते हैं 16 क्रोमोसोम, दूसरे एग में भी होते हैं 16, यानी कि जो क्वीन होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब वो करती है मियोसिस तो वो 2 अंडे देते हैं, उन 2 एग्स में होते हैं 16 क्रोमोसोम्स। तो जब मेल यानी कि ड्रोन सेक्सुअल पॉपुलेशन करता है, कोइट्स करता है फीमेल के साथ, तो स्पर्म जो ड्रोन का स्पर्म है उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम्स, और जो क्वीन के एग में होते हैं 16 क्रोमोसोम वो आपस में फ्यूज होकर 32 क्रोमोसोम बनाते हैं, जिससे कन्वर्ट बनते हैं फीमेल, जिन्हें बोलते हैं वर्कर्स। लेकिन क्वीन का जो दूसरा एग है उसमें 16 क्रोमोसोम होता है जो डायरेक्टली डेवलप होते हैं मेल में, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली डेवलप होता है मेल में। इसलिए जो हनी बीज है उनका जो मेल होता है वो होता है हैप्लॉयड, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फीमेल्स होता है उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दैट मींस फीमेल दो एग्स देते हैं, एक एग मेल स्पर्म के साथ फ्यूज होकर फीमेल्स बनाते हैं, डिप्लॉयड फीमेल्स, और क्वीन का दूसरा एग जिसमें 16 क्रोमोसोम्स होता है डायरेक्टली डेवलप होता है किसमें, इनटू द मेल ड्रोन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis means the formation of a offspring or a organism without the fertilization, जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये आपको डिटेल में आगे चलकर 12th क्लास में रीड करना है। यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि पार्थिनोजेनेसिस होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जहां पे एक एग डायरेक्टली डेवलप होता है इनटू द ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। These were the general characters of phylum Arthropoda। आप फिर नोट कीजिए, इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। बेटा यहां मैंने एग्जाम्पल्स गलत लोग कोड किए, सॉरी फॉर दैट। यहां एग्जाम्पल बताऊंगा आगे। जो पोरोमेटाबॉली है इसमें आते हैं कॉकरोच, इसमें आता है कॉकरोच एंड ग्रासहूपर, और हेमीमेटाबॉल्स हम लिखते हैं ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई। और जो ये ग्रासहूपर है यहां केवल यहाँ पे है हाउस फ्लाई। कुछ एरर्स हो गए तो मैं रिपीट कर रहा हूं। होलोमेटाबॉली में बटरफ्लाइज, मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई, और जो हेमीमेटाबॉल्स में ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई, और पोरोमेटाबॉली में कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। प्लीज इनको अच्छे से थॉरली रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वी हैव 7 क्लासेस। हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड करेंगे 7 क्लास में। सबसे पहला क्लास जो है वो है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियंस या क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियन में 5 या उससे ज्यादा 5 और मोर पेयर ऑफ लेग्स, यानी कि या तो 5 या 5 से ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इनमें 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होता है, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं, यानी कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होता है। एग्जाम्पल प्रॉन, क्रैब, श्रिम्प, hermit crab, lobster, डेफनिया, जिन्हें बोलते हैं वाटर फ्ली, साइक्लॉप्स एटसेट्रा। सो पहला 5 क्लास में देखा क्लास क्रस्टेशिया या क्रस्टेशियंस। उनमें 5 या 5 से ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, उनमें 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं।
Example: prawn, crab, shrimps, hermit crab, lobster, daphnia, cyclops, etc. Second class Arachnida. Arachnida में क्या होता है? 4 pair of legs, 4 pair of legs, no antenna, no antenna. Example: spider, scorpion, ticks, mites, etc. ये क्लास एरेक्निडा है। 4 पेयर ऑफ लेग्स है, नो एंटीना है। एग्जाम्पल: स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, एक्सेट्रा। थर्ड जो सबसे बड़ी क्लास है, क्लास इंसेक्टा। इन्हें हम अक्सर बोलते हैं हेक्सापोडा भी, हेक्सापोडा। इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेक्सापोडा। इनमें 1 पेयर होता है एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है बेटा। 3 पेयर ऑफ लेग्स हेक्सापोडा, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। एग्जाम्पल: बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंट्स, मस्कीटो, एक्सेट्रा। इस इंसेक्ट में हम थोड़ा कुछ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स है जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें फायदा है। उसमें आता है एप्स, जैसे बोलते हैं हनी बीज, वो हमें हनी देता है। सिल्क वर्म, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिल्क। या लैग इंसेक्ट, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लैग। सो आई विल रिपीट, there are 3 important economically important insects. One is Apis indica, एप्स यानी कि जो हनी बी होती है, हमें हनी प्रोवाइड करती है। बॉम्बिक्स मोरिया सिल्क वर्म हमें सिल्क देता है। लैग इंसेक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लैग। उसके बाद है हार्मफुल इंसेक्ट्स। देखिए एक इंसेक्ट है, उसको बोलते हैं लोकस्ट इंसेक्ट, इसे बोलते हैं हार्मफुल पेस्ट इंसेक्ट। हार्मफुल पेस्ट इंसेक्ट, क्योंकि ये पूरे फसल का जो है हमारे जो फसल है उसको नुकसान प्रोवाइड उनको नुकसान करते हैं। अगर आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया में राजस्थान में बहुत सारे लोकास्ट आए थे, जिन्हें वहां के जो हम कह सकते हैं वहां के जो फसलों को उनको नुकसान पहुंचाया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि उसमें यह कहा गया ये एक्चुअली आए कहां से, जो एक्चुअली साइक्लोन्स आए हैं कहां से, फ्रॉम द यहाँ से सऊदी अरबिया से, तो वहां से कहते हैं लोकास्ट आए हैं। तो इनकी वजह से जो है लोकास्ट की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से ये नुकसान पहुंचा सकता है किनको? फसलों को। इसलिए को बोलते हैं हार्मफुल पेस्ट इंसेक्ट। उसके बाद है ग्रीगेरियस इंसेक्ट। ग्रीगेरियस, सॉरी। उसके बाद है कैरियर्स ऑफ डिजीज। कैरियर्स ऑफ डिजीज, देखिए देयर आर सम इंसेक्ट्स जो एक्ट करते हैं एज ए कैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज से, लेकिन उसका कैरियर, ये मैंने पढ़ाया था फाइलम प्रोटोजोआ में ही, उसका कैरियर है मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज। उसके बाद फॉर एग्जांपल फ्लैरियस डिजीज है, फ्लैरियस, ये भी मैंने पढ़ाया था निमेटोडा में जब मैंने राउंड वर्म पढ़ाया था। फ्लैरियस का कैरियर जो है क्यूलेक्स मस्कीटो। इसी तरह फॉर एग्जांपल डेंगू का बोलते हैं एडीज मस्कीटो, इससे होता है डेंगू एंड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, सो जो डेंगू और चिकनगुनिया की कैरियर्स है वो है एडीज मस्कीटो।
इसी तरह है एक रैट फ्ली, और रैट फ्ली इससे होता है ब्यूबोनिक प्लेग। इसी तरह सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई इससे होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एटसेट्रा। दीज आर द वेरियस इंसेक्ट्स जो एक्चुअली कैरियर्स है किस चीज के लिए, फॉर वेरियस डिजीजेस। सो सम इंसेक्ट्स जो है दीज आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग द इंसेक्ट्स। तो ये 3 क्लास है, पहला क्लास है क्रस्टेशियन, दूसरा क्लास एरेक्निडा, और थर्ड क्लास है क्लास इंसेक्टा, जिन्हें बोलते हैं हेक्सापोडा भी। जो क्लास हेक्सापोडा है वहां पे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है और 1 पेयर ऑफ एंटीना है, जिसमें बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंट्स, मस्कीटो एक्सेट्रा एग्जांपल है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है वो एप्ट, स्लिपवर्म और लैक है। हार्मफुल इंसेक्ट है बोलते हैं ग्रेगेरियस इंसेक्ट जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोकस्ट इंसेक्ट इसे बोलते हैं हार्मफुल पेस्ट इंसेक्ट। कैरियर ऑफ डिजीज जैसे मलेरिया के लिए मस्कीटो, फ्लैश के लिए क्यूलेक्स, डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए एडीज मस्कीटो, और ब्यूबोनिक प्लेग के लिए रेड फ्ली, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए सीसी फ्लाई। या अगर आपको याद होगा एक और इंसेक्ट से बोलते हैं फिलीबोटामस, जो काला अजहर एक डिजीज है, काला अजहर उससे वो फैलाते हैं। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम और 4 क्लास स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे 4th क्लास, इसे बोलते हैं चिलोपोडा। ये 4th क्लास है चिलोपोडा। जो चिलोपोडा है इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसमें होते हैं 22 सेगमेंट्स, यानी कि इसके बॉडी में होते हैं 22 सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग होती है, 1 पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग होती है। सो अगर उसकी बॉडी में 22 सेगमेंट्स है तो देयर आर 22 पेयर्स ऑफ लेग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैंने स्टार रखा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होती है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग मॉडिफाइज, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग मॉडिफाइज इनटू पॉइजनस क्लॉज। पूछा जा सकता है नीट में पॉइजनस क्लॉज, ठीक है। तो उससे वो टर्न मारती है, बाइट करती है, पॉइजनस क्लॉज। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चिलोपोडा है उसमें 22 सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी के 22 सेगमेंट है। हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग है। सो 22 सेगमेंट्स, 22 पेयर ऑफ लेग्स। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो मॉडिफाई हुई है पॉइजनस क्लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइजनस क्लॉज है वो बाइट कर सकती है। अगर आपको याद होगा इसकी जो एग्जांपल है वो अक्सर हम बोलते हैं हतजुम, सेंटीपीड। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा जिसे बोलते हैं सेंटीपीड एंड हतजुम। या अगर उसको क्वेश्चन बना इसका लिखते। नेक्स्ट 5th वन, इसे बोलते हैं डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। इसमें होते हैं मल्टीपल सेगमेंट्स। इसके बॉडी में भी होते हैं मल्टीपल सेगमेंट्स। टू पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट, इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स। सो अगर इसके बॉडी में सपोज 20 सेगमेंट्स है, अगर सपोज बॉडी में 20 सेगमेंट्स है, हर एक सेगमेंट में 4 लेग्स होते हैं, तो दैट मींस 80 लेग्स। सो 2 पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट। इसका जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग वो पॉइजनस क्लॉज में मॉडिफाई नहीं हुआ है, बल्कि वो बनाता है स्टिंग ग्लैंड्स। ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने देखा यहां पे चिलोपोडा में, स्कोलोपेंड्रा में जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो पॉइजनस क्लॉज में मॉडिफाई हुई है। यहां का जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो मॉडिफाई हुआ है किसमें, स्टिंग ग्लैंड्स में, जो पॉइजनस नहीं है। एग्जांपल जूलस, जूलस जिसे बोलते हैं मिलीपीड,
मिलीपीड। उसके बाद 6th क्लास, उसे बोलते हैं ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा से बोलते हैं। जो ये ओनिकोफोरा होता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेरिपेटस। पेरिपेटस ये कनेक्टिंग लिंक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कनेक्टिंग लिंक मैं यहां पे डबल स्टार दे रहा हूं उसको, ये नीट के लिए बहुत ही पूछा जा सकता है, क्योंकि 12th क्लास में टॉपिक है एवोल्यूशन, उसके से भी पूछा जा सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में भी। यानी कि नीट में ये वाला क्वेश्चन 12th क्लास के सिलेबस है जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन, उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे है कनेक्टिंग लिंक सिलेबस में। तो जो पेरिपेटस है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? शाबाश, एक एनालिडा और दूसरा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा एनालिडा में कौन सा कैरेक्टर शेयर करता है? देखिए एनालिडा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, को बोलते हैं नेफ्रीलिया। तो ये जो पेरिपेटस है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीलिया है, इसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। आपको याद होगा कि एनालिडा में इंटरनल सेगमेंटेशन भी और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी। सो पेरिपेटस में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है और उसमें एक्सक्रीशन होता है थ्रू नेफ्रीलिया। दीज आर द एनालिडन कैरेक्टर्स। तो ऑर्थोपोडा का कौन सा कैरेक्टर रिजर्व होता है पेरिपेटस के साथ? ऑर्थोपोडा में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो कैरेक्टर इसको किसके साथ रिलेट करता है? ऑर्थोपोडा के साथ। सो पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्लास ओनिकोफोरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट क्लास है वो है मीरोस्टोमा। मीरोस्टोमेटा, ये जो क्लास है इसमें आता है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब जिसे हम बोलते हैं किंग क्रैब। ये जो किंग क्रैब होता है ये लिविंग फॉसिल है, ए लिविंग फॉसिल, यानी कि ये भी जिंदा है लेकिन फॉसिल है। ये सबसे बड़ा है साइज में, इसे बोलते हैं हर्मिट क्रैब या किंग क्रैब इसे बोलते हैं। ये आता है मीरोस्टोमेटा में। तो जो ये मीरोस्टोमेटा है इसे हम एक और एग्जांपल देते हैं हॉर्सशू क्रैब या हर्मिट क्रैब भी, क्योंकि ये लिविंग फॉसिल है। एक सेकंड, लाइम्यूलस से बोलते हैं, लाइम्यूलस। हर्मिट क्रैब तो आता है क्रस्टेशियन, लाइम्यूलस से बोलते हैं, लाइम्यूलस। और इसी को हम बोलते हैं किंग क्रैब। किंग क्रैब या इसे बोलते हैं हॉर्स शू क्रैब, ये लिविंग फॉसिल है। तो लास्ट इसको भी मैं स्टार देता हूं यहां पे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which one of the following is a living fossil, या which one of the following arthropoda is a living fossil? Where Limulus, इसे हम बोलते हैं किंग क्रैब या हॉर्सशू क्रैब। किंग क्रैब या हॉर्सशू क्रैब, क्योंकि ये सबसे पुराना है और ये बिल्कुल लिविंग है इस वक्त, और ये लिविंग फॉसिल है। तो ये थे 7 क्लासेस किसके? फाइलम ऑर्थोपोडा के। तो फाइलम ऑर्थोपोडा के हमने एक तो जनरल कैरेक्टर स्टडी किए और उनके हमने 7 क्लास रीड किए। 7 क्लास में सबसे पहला क्लास हमने पढ़ा क्रस्टेशिया, उसके बाद हमने पढ़ा एरानिडा, देन क्लास इंसेक्टा, फोर्थ में स्टडी चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, देन ओनिकोफोरा एंड मीरोस्टोमा। तो ये फाइलम ऑर्थोपोडा है, इसके फाइलम ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे फाइलम मोलस्क। बट आई एम वेरी मच श्योर कि इस हम कह सकते हैं लॉकडाउन में बेटा आप लोग घर में स्टडी कर रहे होंगे, सारे वीडियो स्टडी कर रहे होंगे, सारे लेक्चर स्टडी कर रहे होंगे, सारे नोट्स को रीड कर रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं जो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ फाइल नोट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी है, डायग्राम्स भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने वहां पे एक ट्रिक बनाई है, तो हाउ टू मेमोराइज दीज 7 क्लास, तो इनको कैसे आप लर्न करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू स्टडी एट होम। आपको एक बार अच्छे से थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। आपको इसके लिए सॉल्व क्वेश्चंस करने पड़ेंगे नीट के, और इनके इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो नीट पे आ सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो, डिफिकल्टी हो, प्लीज एंड प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट क्लास, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।